तो चलो अब जो है इतिहास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इतिहास का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो एक शायरी के से इसका शुरुआत किया जाए। और शायरी है हमारा कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपना लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इतिहास आप लोगों को भी बदलना है। और इतिहास, हाँ, इतिहास तब बदलेगा जो आज तक नहीं हुआ है वो करके जब तुम दिखाएगा तभी इतिहास बदलेगा। इतिहास बदलने का मतलब मेरा मकसद सीधा सा है कि तुमको जो आज तक नहीं हुआ इस क्षेत्र से वो करके दिखाना है, इस क्षेत्र से अपने क्षेत्र से टॉपर बनना है कि नहीं। एम हमारा यही है कि जब तक हम टॉपर बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए मेहनत जारी रखना है। तो चलिए हम इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम ये पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलो सुनना ध्यान से। चैप्टर है तुम्हारा यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है चैप्टर का? यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद जब पढ़ रहे हैं तो पहला चीज तुमको हम बताए थे, सुना ध्यान से। पहला चीज बताए थे यूरोप। आखिर यूरोप क्या है? क्या बताए थे पहला चीज? यूरोप क्या है? तो हम बताए थे यूरोप जो है एक महादेश है। यूरोप क्या है? एक महादेश का नाम है। और हम तुमको बताए थे दुनिया में जो है, दुनिया में कल ही ये सब चर्चा हुआ था और बताए थे तुमको दुनिया में कुल 7 गो महादेश है। कुल कै गो महादेश है? 7 महादेश है। और उस 7 महादेश में एक महादेश हमारा यूरोप भी है। कै गो टोटल महादेश है? 7 महादेश है। और उस 7 महादेश में एक महादेश यूरोप भी है। और 7 महादेश का अगर तुम नाम देखो तो देखो शॉर्टकट में हम फिर से एक बार बता देते हैं 7 महादेश का नाम। पहला है एशिया, और दूसरा है यूरोप, और तीसरा है उत्तरी अमेरिका, और फिर है तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका, और फिर अगला अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के बाद कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो अब ध्यान से तुम देखो ध्यान से कि ये सब हमारे जो हैं ये सब महादेश हैं। ये सब क्या है? महादेश है। और महादेश कहते किसको हैं? जिसमें एक से ज्यादा देश आता है, एक से ज्यादा देश है। और हम तुमको बताए थे अपना लोग किस महादेश में रहते हैं बता। तो हम लोग जो है एशिया महादेश में रहते हैं। और एशिया महादेश में देश की संख्या अगर गिनेगा तो 44 गो देश है, सॉरी 48 गो देश है। और जिस देश के बारे में आज महादेश के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें 44 गो है। यूरोप में कितनी है? 44। उत्तरी अमेरिका में 23 गो देश है, और दक्षिण अमेरिका में 12 गो देश है। और सबसे ज्यादा देश वाला महादेश अगर कोई है तो सबसे ज्यादा देश वाला महादेश अगर है तो वह अफ्रीका, 54 देश। और एक ऐसा भी महादेश है हमारे पृथ्वी पर जिसमें एक भी देश नहीं है, यानी जिसमें एक भी लोग रहता ही नहीं है। और वो देश का, वो महादेश का नाम है अंटार्कटिका। इसमें एक भी देश नहीं रहता है। हम तुमको बताए थे कि इसमें एक भी देश जो है लोग रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता है? रीजन बताए थे कि वहां जो अंटार्कटिका है वहां सालों भर बर्फ जमी रहती है, और वहां का टेम्परेचर -40 से -80 होता है। और तुमको पता होगा कि मनुष्य को रहने के लिए कम से कम जो है न्यूनतम तापमान कम से कम 10 से ऊपर होना चाहिए ताकि वो बढ़िया तरह से रह सके। 10 हो गया तो समझो ठंडा ही है, 5 तरह हो जाता है तो किसी तरह वो मुश्किल से गुजारता है कि नहीं। तो ये जो इतना टेम्परेचर में अगर कोई मनुष्य रहेगा -40 से लेकर के -80 में, तो वहां का लोग जो है सोचो जम जाएगा। और उसको तुम पत्थर से तोड़ेगा तो टूटेगा, जैसे बर्फ टूटता है ना वैसे चकनाचूर होगा। सोचो हड्डी उड्डी सब उसका तो इस तरह का हो जाएगा। तो इसमें रहना मुश्किल है। और तो यहाँ रहता कौन है? तो यहाँ रहता है वैज्ञानिक लोग, और वो लोग सिर्फ जाता है वहां पर खोज करने के लिए, है कि नहीं। और वहां पर चूंकि बहुत मिनरल्स वगैरह बहुत सारे चीज है तो वहाँ खोज करता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ये जो है ये महादेश का नाम नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है एक ओशिनिया महादेश है, और उसका ये बड़ा सा देश है। इसी नाम पर हमको ऑस्ट्रेलिया जो है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ का बड़ा देश है तो ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ही उस पूरे महादेश का नाम रख दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया ही हम पढ़ते आ रहे हैं तो हम इसलिए इसको चेंज नहीं किए नाम, लेकिन इसका रियल में ओशिनिया है। अच्छा मिल जाएगा। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया में टोटल 14 गो देश है। ऑस्ट्रेलिया में कितने देश है? 14 देश है। उसके बाद तुमको हम बताए थे अगर इसी में से तुम देखो, जैसे इसमें कई सारे क्वेश्चन है। जैसे पहला कि सबसे अधिक देश वाला महादेश कौन है?
तो सबसे अधिक जो है देश वाला महादेश अफ्रीका है। और अफ्रीका है कहाँ? तो अगर पृथ्वी को तुम देखेगा, ध्यान से देखो, तो अगर ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी में कई सारे जो है अक्षांश और देशांतर रेखा है, और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाता है जिसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है इस रेखा का? विषुवत रेखा, इसे लाइन का नाम है। और विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर है कर्क रेखा। ध्यान देते चला, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर है कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के जस्ट नीचे है मकर रेखा। विषुवत रेखा के नीचे कौन है? तो मकर रेखा है, और ये विषुवत रेखा है। और वो जो अफ्रीका महादेश है विषुवत रेखा पर ही है, इस तरह से। कहाँ पे है? तो विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा का थोड़ा सा खास बात क्या है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ता है, और सूर्य का किरण जब सीधा पड़ता है तो यानी गर्मी ज्यादा पड़ता है, और गर्मी ज्यादा पड़ता है तो अफ्रीका का लोग देखवे क्या होगा? टेंगे टेंगे वाला देखा है ना, तो वो अफ्रीका देश का ही है। कैसा है? तो वैसा ही लोग पाया जाता है अफ्रीका में। और दूसरा बात, जो भी विषुवत रेखा के करीब रहेगा वहां गर्मी ज्यादा पड़ता है। और हम लोग जो है, हम लोग, अब देखो, अब भारत कहाँ है? भारत के साथ साथ देखो, ये भारत जो है, भारत इस जगह है, कर्क रेखा के पास है। और भारत के बाद यहाँ ये जो है एशिया है। ये क्या है? एशिया। और एशिया के जस्ट सटा हुआ है यहाँ यूरोप। एशिया से जस्ट सटा हुआ कौन है? यूरोप है। और ये हो गया अफ्रीका। इसके बाद इस साइड में, चूंकि पूरा गोल है ना, तो इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऊपर में उत्तरी अमेरिका है, ऊपर में कौन है? उत्तरी अमेरिका है, और नीचे में जस्ट इससे लटका हुआ है दक्षिणी अमेरिका, है कि नहीं? नीचे में कौन है? दक्षिणी अमेरिका। और नीचे में जो है, नीचे में यहीं पर है अंटार्कटिका। नीचे में क्या है? अंटार्कटिका है। तो इधर भी हो गया ना, अंटार्कटिका है। तो ये जो अंटार्कटिका के बाद अब बच देखो कौन कौन हो गया? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका। एक बचता ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इस साइड में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, समझा कि नहीं? तो ये सातों महादेश का जो है पोजीशन है। और भारत तुम देखो तो भारत जो है, भारत का भी अगर स्थिति देख लो तो भारत जो है कर्क रेखा पर है। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है कि नहीं? तो भारत कर्क रेखा से सटा हुआ है। और भारत का ये जो नीचे वाला एरिया है वो दक्षिणी भारत कहलाता है। साउथ फिल्म सब देखा होगा, और साउथ फिल्म में भी गुंडा सब देखवे किया है, कितना खतरनाक सब होता है, मतलब पूरा काला काला होता है। कारण क्या है? तो गर्मी का प्रभाव इस जगह ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा। और इससे जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ध्यान से समझना, इससे जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ते जाता है, मतलब सॉरी गर्मी घटते जाता है, मतलब धूप का रोशनी जो है घटते जाता है। इस कारण से अफ्रीका में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। वहां तो 54-55 तक चल जाता है कि नहीं? तो वहां का लोग काला होगा ना, और काला होता है। और उसी तरह दक्षिण भारत में तुम देखेगा तो वहां का भी लोग काला है। लेकिन अगर तुम उत्तर भारत में जाएगा, उत्तर भारत में कौन? तो उत्तर भारत में तुम ले लो जम्मू कश्मीर, सबका लोग देखा है, वहां बर्फ भी ज्यादा तनी रहता है, और वहां का लोग गोरा गोरा होता है ना। कारण क्या है कि वो जो है कर्क रेखा से बहुत, यानी विषुवत रेखा से बहुत ऊपर है। तो ये हमारा पोजीशन है। तो पोजीशन के हिसाब से भी तापमान निर्भर करता है ना। और इस हिसाब से यूरोप देखो कहाँ पे है, यूरोप जो यहाँ है। और एशिया और यूरोप बस एक पर्वत से अलग है, यानी दोनों सटा हुआ ही है, एक पर्वत से अलग है। और उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत या यूरेशिया पर्वत कह दो, है कि नहीं? यूरेशिया मतलब ये जो बीच वाला सीमा यूरोप और एशिया को अलग करता है कि नहीं? तो ये तुम्हारा लोकेशन है। और इसमें तुम देखो तो कई सारे इसमें ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे पहला बात है कि देखो सबसे अधिक देश वाला महादेश कौन है? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है कि नहीं? और तुमको पूछेगा सबसे कम देश वाला महादेश, तो अंटार्कटिका, यहाँ पर एक भी देश ही नहीं है। दूसरा बात, अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश, तो एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और एशिया महादेश का जितना जनसंख्या है पूरा दुनिया का आधा से ज्यादा यहीं रहता है लोग, आधा से ज्यादा। सोचो यहाँ पर है तुम्हारा 48 देश, और टोटल में गिनेगा तो लगभग 192 देश के आसपास है कि नहीं? तो 192 देश में 48 देश मिल करके आधा से ज्यादा आबादी है। और उसमें भी लगभग 2 ही देश, जिसमें भारत और चीन का नाम ले लो, तो ये दोनों मिल करके ही जो है आधा के करीब पहुंचा देता है कि नहीं? 3 अरब के करीब ये दोनों पहुंचा देता है। कितना जनसंख्या? 3 अरब के ज्यादा है। मतलब हुआ 3 अरब तो खाली भारत और चीन में। और इधर जो बच गया
बाकी टोटल दुनिया में हम बताए थे ना तुमको 7.5 से 8 अरब लोग हैं मात्र। कितना लोग है? 7.5 से 8 अरब। अब तुम सोचो 7.5 से 8 अरब लोग है और उसमें भी 3 अरब खाली भारत और चीन में ही है, 2 गो देश। अब बाकी 190 देश मिलके जितना कर रहा है उतना 2 गो देश तक कर दे रहा है। आने वाला समय में आगे भी निकल सकता है कि अभी आधा से कम है, अभी आधा से कम में ना हुआ, आधा से ज्यादा भी हो सकता है। और भारत का अगर जनसंख्या का बात करेगा तो भारत का जनसंख्या जो है वो दुनिया का 6ठा हिस्सा है। दुनिया का कितना हिस्सा है? 6ठा हिस्सा। मतलब जो है अगर दुनिया में 6 गो लोग है तो 1 लोग भारत का है। 192 देश है, लेकिन अगर 6 गो का श्रेणी बनाएगा तो 6 गो में 1 लोग कहाँ का है? भारत का। तू सोच लो कितना आबादी है। मतलब इधर 5 गो लोग जो है 191 देश मिला के 5 गो लोग पूरेगा, अब बाकी 1 गो लोग जो है खाली भारत का। तो सोच लो 191 का मुकाबला है कि नहीं, समझा ना। चीन भी है लेकिन भारत का हम तुलना करें, भारत में 1/6 जनसंख्या पूरे विश्व का है कि नहीं, इतना ज्यादा जनसंख्या है कि ना, बढ़ते जा रहा है। तो ये है, हमको यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करना, चर्चा करना यूरोप पर। तो ये देख लो यूरोप का था, क्या समझा कि नहीं। चलो चलो, अब यूरोप का बात समझ गया कि यूरोप एक महादेश है जिसमें कै गो देश आता है? 44 देश आता है। हमको सारा देश का यहाँ जानकारी नहीं लेना है, हमको मेन रूप से मुख्य रूप से 4 से 5 देश के बारे में जानना है। और हम कल बताए थे 4 गो 5 गो देश वो कौन कौन जिसका हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो 4 गो देश में सबसे पहला जो चर्चा करेंगे हम फ्रांस के बारे में, और फ्रांस के बाद हम जो चर्चा करेंगे वो इटली, और इटली के बाद जो चर्चा किया जाएगा वो जर्मनी, और ई तीनों के बाद, और ई तीनों में जो देश आएगा एक नाम है ऑस्ट्रिया, जो तीनों देश को जो है तीनों देश के बीच में आ रहा था। कौन है उसका नाम? ऑस्ट्रिया। तो ये 4 गो देश मुख्य रूप से चर्चा में आएगा। कै गो देश? 4 गो देश। उसके अलावा कुछ और देश में भी है, यूनान हो गया, बोहेमिया हो गया, पोलैंड हो गया, ये सब भी चर्चा में आएगा। लेकिन मुख्य रूप से यही 3 गो है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और इसी तीनों से सवाल रहेगा। ये ऑस्ट्रिया सिर्फ इसको रोक रहा था एक होने से। तो हमको यहाँ पर 3 देश के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। कौन कौन देश? फ्रांस, इटली, जर्मनी, है कि नहीं। जिसमें कि हम आज जो है पहला देश के बारे में स्टार्ट करते हैं। किसमें? तो फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस में कौन कौन सी घटना घटा था। और ये सब जो पढ़ रहे हैं ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग जो है कुछ तबाह हो चुका था। मतलब ये यहाँ के लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था चाह रहा था और इस कारण से वो लड़ रहा था, है कि नहीं। लड़ रहा था तो किससे लड़ रहा था? तो फ्रांस की पहला घटना पढ़ते हैं। तो फ्रांस में लोग जो है राजाओं से लड़ रहा था, है कि नहीं। तो चलो हम इस सब के बाद हम फ्रांस शुरू करते हैं, समझा कि नहीं। हमको क्या पढ़ना है इस टॉपिक है मुख्य रूप से, क्या कोई दिक्कत इसमें? तो चलो हम पहला स्टार्ट कौन करते हैं? फ्रांस। तो सुनना ध्यान से खाली फ्रांस के बारे में। तो आज की कहानी जो है स्टार्ट होगी फ्रांस से, ठीक है, ध्यान देना, सुना ध्यान से। अब फ्रांस से जब स्टार्ट करेंगे तो अगर खाली तेरे को सुन लेगा तो सारा चीज याद रह जाएगा। और तुमको लगता है कि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में रट करके हम पास कर जाएंगे? संभव ही नहीं है। 5 किताब पढ़ना है और 5 किताब से मात्र 80 नंबर। 5 किताब 80 नंबर। तुमको लगता है कि हम रट करके क्या हम एग्जाम पास कर लेंगे या रट करके क्वेश्चन आंसर बन जाएगा? और यही करता है, कोचिंग में रटा देता है, पता चलता है जो रटा है वो आया ही नहीं, जो बताता है वो पूछा ही नहीं जाता है। मैंने कॉन्सेप्ट तो तुमको देगा नहीं कोई, बस तुमको लिखा दिया, बड़का पन्ना भरवा दिया, चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिखा दिया, कहानी खत्म। लेकिन हम वो नहीं करते, हर एक टॉपिक बताएंगे, हर एक टॉपिक को समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए समझना ध्यान से, समझेगा तो जो है फायदा होगा तुमको, ठीक है। तो हम फ्रांस से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांस से जब स्टार्ट करते हैं तो फ्रांस में देखो हमको जो यहाँ पढ़ना था, फ्रांस में क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, और वो हुआ था फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। तो यहाँ पर जो तुम्हारा चैप्टर है 1789 के बाद की घटना से स्टार्ट है, याद करना। क्या कब से है? 1789 से बाद की घटना से स्टार्ट है। लेकिन अगर तुमको समझ विकसित करना है तो थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, 1789 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे पीछे से चलेंगे कि आखिर 1789 में क्रांति होने का क्या कारण था, जो है 9th में। लेकिन यहाँ समझना है, समझेगा तो थोड़ा सा तुमको जो है आगे जो है समझने में आसान होगा, कि नहीं, समझ बनाने में आसान होगा।
तो समझते चला। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आखिर फ्रांस के लोगों में ध्यान देना, फ्रांस की जनता जो है क्रांति करता है। फ्रांस की जनता क्रांति करता है। और फ्रांस में 3 बार क्रांति होता है। समझ, फ्रांस में कितनी बार क्रांति होता है? क्रांति का मतलब समझ रहा है? क्रांति का मतलब हुआ कि जैसे देखो, अगर मान लिया जाए कोई शासन है, राजा ही था वहां राजा जो है अपना मनमानी करता था। राजा क्या करता था? अपना मनमानी करने का मतलब जनता का भला नहीं करना है, लेकिन राज करना है। और जब राज करना है तो इससे क्या होगा? जनता तो क्या होगा? असंतोष होगा ना। जनता क्या होगा? तो जनता को अगर मान लो न्याय नहीं मिलेगा, जनता को सुख नहीं मिलेगा किसी राज्य में, तो वहां रहना पसंद करेगा। तो वहां सवाल करेगा ना राजा से कि आप के रहते हुए हमारे राज्य में ऐसा इतनी खराब व्यवस्था क्यों है? तो उस कारण क्रांति होता था वहां। और फ्रांस में खास करके 3 बार क्रांति हुआ। फ्रांस में कितनी बार क्रांति हुआ? 3 बार क्रांति हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हम पढ़ेंगे तो टोटल याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति 3 बार हुआ है। और तीनों बार क्रांति सबसे पहला बार जो हुआ है 1789 में। पहला बार कब हुआ है? 1789 में। ध्यान देते चला। दूसरा बार जो क्रांति हुआ 1830 में। और तीसरा बार जो क्रांति हुआ है 1848 में। तो 3 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। और ये तीनों क्रांति क्यों हुआ, वहां के जनता को आखिर क्या कमी हुआ, क्यों वो क्रांति करने पर उतारू हुआ, ये भी समझेंगे। तो कितनी बार क्रांति हुआ फ्रांस में? कब हुआ बताओ? 1789, 1830, 1848। तो टोटल 3 बार क्रांति हुआ। 1789, 1830, 1848। टोटल कितने बार? तो 3 बार क्रांति हुआ। तो हम पहला क्रांति से स्टार्ट करते हैं। आखिर पहला क्रांति होने का क्या रीजन था, जो कि ये है नहीं, मतलब क्रांति के बाद से स्टार्ट है चैप्टर। लेकिन समझ बनाने के लिए तो हमको पीछे थोड़ा सा चलना होगा, थोड़ा सा रिकेप करना होगा कि आखिर पीछे क्या घटना हुआ जो फ्रांस में क्रांति हुआ था 1789 में। ठीक है, तो समझते चलना। तो चलो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का मेन कारण क्या था? ठीक है, ध्यान देते चलना। तो कब का क्रांति के बारे में बोले? 1789। तो फ्रांस पर जो है, अगर तुम देखो तो फ्रांस का बात करते हैं तो फ्रांस पर जो है एक राजवंश था जो काफी समय से राज करते आ रहा था। अच्छा, राजवंश मतलब समझ रहा है ना? राजा का वंश। राजा का वंश मतलब हुआ कि अगर कोई भी देश है तो वहां पर कोई राजा होता है, तो राजा शासन। तो हम कह रहे थे फ्रांस में एक वंश चलता था। और वंश किसको कहते हैं? राजाओं का एक वंश चलता है। और राजाओं का जो वंश चलता है, वंश मतलब क्या हुआ कि अगर कोई राजा है तो उसका अगला बेटा उसका राजा होगा, उसके बाद फिर उसका अगला बेटा उसका राजा होगा। तो यानी उसका पीढ़ी जो है राज करता है ना। तो इसी को हम कहते हैं राजवंश। इसी को क्या कहते हैं? राजवंश। और खास करके भारत में ही तुम देखो कई सारा वंश था। मुगल वंश था ना, मुगल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इस तरह का कई वंश था। उसी तरह फ्रांस में जो है एक वंश चलते आ रहा था। फ्रांस में क्या होते जा रहा था? एक वंश चलते आ रहा था। उस राजवंश का नाम था बुर्बो राजवंश। क्या नाम था उस राजवंश का? बुर्बो राजवंश नाम था, है कि नहीं? याद रखना। तो फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का। किस राजवंश का? बुर्बो राजवंश का। अब ये जो बुर्बो राजवंश है, इसके कई सारे राजा हुए। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं लुई 14वां से, है कि नहीं? तो लुई 14वां पहला देखो, लुई 14वां जो था, ध्यान देना, लुई 14वां आया पहले शासन करने। ध्यान देते चला। लुई 14वां के बाद लुई 15वां आया। और लुई 15वां के बाद लुई 16वां आया। और लुई 16वां के बाद लुई 16वां के समय में ही फ्रांस में क्रांति हुआ था। तो हम क्या क्या बताएं? पहले कौन आया यहाँ पर? लुई 14वां, फिर लुई 15वां और लुई 16वां। ये राजा का नाम है। ये क्या है? 1643 से लेकर के, ध्यान रखना कि 1643 से लेकर के 1715 तक जो है शासन है लुई 14वां का। किसका शासन है? लुई 14वां का। और फिर उसके बाद 1715 से लेकर के, याद रखना, 1715 से लेकर के 1774 तक शासन है लुई 15वां का। किसका शासन है? लुई 15वां का। और फिर लुई 15वां का तो क्या क्या बताएं कि लुई 14वां का कब से कब तक शासन है? तो लुई 14वां का जो शासन है 1643 से 1715 ईस्वी तक है। लुई 15वां का जो शासन है 1715 से 1774। और फिर अगला जो आता है लुई 16वां, 1774 से लेकर के 1789 ईस्वी तक ये जो है ये लुई 16वां का शासन है। ठीक है, तो हुआ क्या कि पहला जो लुई 14वां था
वो क्या था, तो वो कहता था कि देखो मेन इसका जो बुर्बो राजवंश में जितने भी राजा हुए उसका एक ही मकसद था कि जनता का भला नहीं करना है, जनता का भला नहीं करना है, बस अपना वो निरंकुशता दिखाता था। यानी ये सारा का सारा जो राजा हुआ करता था ये निरंकुश होता। कैसा था? निरंकुश था। निरंकुश मतलब समझ रहा है, यानी जनता पर अंकुश लगा के रखता था, कुछ ना कुछ ऐसा जो है कानून ला देता था कि जनता उसमें हमेशा दबा रहे, कोई सवाल जवाब नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा शासन था? निरंकुश शासन था। कौन सा शासन? निरंकुश शासन। और निरंकुश शासन कैसा? तो पहला देखो लुई 14वां के बारे में जो बताएं, इसका शासन है तुम्हारा 1643 से लेके 1715, और इसका कहना था कि मैं ही राज हूं। क्या है इसका कहना? मैं ही राज हूं और मेरी इच्छा ही कानून है। मैं ही राज हूं और मेरा इच्छा ही कानून है, ये इसका कथन था। मेरी इच्छा ही कानून है। अब तुम सोचो अगर कोई राजा अगर इस तरह का बात अगर बोलेगा कि मैं ही राज हूं, मतलब जो है तुम मुझको देख लो और मैं ही, मतलब मैं ही सब कुछ हूं, तुमको कुछ नहीं सोचना है, मैं ही राज हूं और मेरा इच्छा, मैं जो कहूं मन करेगा वो करूंगा। तो बताओ क्या जनता कभी सुख होगा, वहां पर खुशी होगा? तो ये था तुम्हारा बात। फिर अगला जो है लुई 15वां का, इसका क्या कथन था? ये कहता है कि हम ईश्वर के द्वारा भेजा गया देन, मतलब ईश्वर के द्वारा भेजा गया देवदूत है कि नहीं, ईश्वर का देन है, और मैं जो करता हूं वही सब सही है कि नहीं। मतलब मेरा जो है, मतलब जो भी है मैं जो करूंगा वही सब सही है, दूसरा कुछ भी नहीं, किसी का बात नहीं सुनता था। समझा ना? क्या बोले? मतलब का इसका क्या कहना था लुई 15वां का, कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत हूं, मतलब एक तरह से मैं ईश्वर ही हूं, है कि नहीं, और मेरे अलावा कोई भी संसार में नहीं है। तो अब बताओ, तो क्या अगर इस तरह का राजा का बात रहेगा, इस तरह का अगर विचार रहेगा, तो वहां का जनता सोच सकता है कि कितना कष्टमय में होगा। यानी ये सब कुछ अपने आप को ही समझता था, सब कुछ क्या समझता था? सब कुछ खुद को ही समझता था। ठीक है, बस एक को मतलब समझो, सब कुछ खुद को ही समझता था, है कि नहीं। अब उसके बाद अगर देखेगा तो अगला आ गया लुई 16वां। लुई 16वां, अब लुई 16वां का कहानी थोड़ा सा ये जो है वो थोड़ा सा जो है मनोरंजक है। तो लुई 16वां जो था, ये इसका वो सब कथन तो नहीं था, लेकिन हाँ ये जो है इसकी एक पत्नी थी, इसका एक पत्नी था। कौन था इसका पत्नी? इसका पत्नी एगो था मेरी एंटोइनेट। क्या नाम था? मेरी एंटोइनेट। ठीक है, ठीक है, एंटोइनेट, ये इसका पत्नी का नाम था। किसका? किसका? लुई 16वां का जो पत्नी का नाम था मेरी एंटोइनेट। अब हुआ क्या, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो मेरी एंटोइनेट था, मेरी एंटोइनेट, ये क्या करता था? लुई 16वां अपने पत्नी के ही प्यार में पागल था। मतलब सब कुछ, जितना राजकोष में जितना पैसा आता था पत्नी पर ही लुटाता था। मतलब उसके जो है, मतलब और जनता का भला नहीं करना है, मतलब पत्नी को महंगा महंगा गिफ्ट देना है कि नहीं। राज का सारा संपत्ति उसी पर लगा दिया था, करोड़ों का गिफ्ट देता था, है कि नहीं। तो अब बताओ किसी राज्य में जो पैसा होता है वो क्या अपना शौक पूरा करने के लिए होता है? वो जनता के भला के लिए ना होना चाहिए। तो ये क्या करता था? अपने पत्नी पर ही सारा पैसा लुटाता था। कौन? है कि नहीं। यानी एक तरह से तुम कह सकते हो ये पत्नी के ही प्यार में पागल था। कौन? पत्नी के प्यार में पागल था। कौन? लुई 16वां। जब पागल था तो वहां जनता कितना सहेगा? देखो सहते आ रहा है, 14वां को सह रहा है, 15वां को सह रहा है, 16वां को सह रहा है। जनता का भी एक लिमिट है ना, कब तक सहेगा। तो ये देखा कि पत्नी के प्यार में सारा राजकोष का सारा खजाना लुटा रहा है। किस पर? पत्नी पर ही सारा राजकोष का खजाना लुटा रहा है। तो ये देख करके जनता में जो है थोड़ा सा ज्यादा भय व्याप्त हो गया, यानी कहने का मतलब ज्यादा आक्रोश आ गया। अब जनता कितना सहेगा? तब अंतिम में क्या किया? लुई 16वां को जितने भी जनता थे फ्रांस के, उस सब ने उसको घेर लिया, मतलब कहने का मतलब विद्रोह कर दिया। और विद्रोह जब किया, लड़का नहीं कर रहे हैं तुम दोनों को, गजब हाल है। कहते हैं एक बार ना, एक बार इंसान एक बार में समझ जाता है, तुम लोग क्या है पता नहीं यार है। जब कह रहे हैं सुनो, खाली सुन करके ही याद करना है, तुमको रटना नहीं है, तो फिर बात बार बार बात में लग जाता है। तो क्या है कि लुई 16वां का क्या कहना था कि वो अपने पत्नी के ही प्यार में पड़ल रहता था।
है कि नहीं। और सारा राजकोष का खजाना उसी पर खाली कर रहा था। जब अपना राजकोष का खजाना लुटा रहा था, जनता कितना तक सहेगा। तुम सोचो, 14वां को साह, 15वां को साह, 16वां को आते आते जनता पूरा व्याकुल हो गया, का अब नहीं सहना है। और जनता ने क्या किया, इन दोनों को, लुई 16वां को और उसका पत्नी को पकड़ के गिलोटिन पर चढ़ा दिया। और गिलोटिन क्या होता है, वो देखता है मेला सब में खसी काटने वाला, तो उसी तरह का जो अति पर चढ़ा के गला काट दिया दोनों का। और उसमें था कैसा काटने वाला, देखो ध्यान देना, उसमें कैसा सिस्टम था, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर जो है इस तरह का फरमा बना हुआ था और ऊपर से जो है ऐसा लटका हुआ था, ठीक है। और यहाँ से इसको रस्सी से बना हुआ था और ये रस्सी से, अब ये जो है इसमें गला फंसा देता था और ऊपर से रस्सी छोड़ेगा तो कट जाएगा। इस तरह से पत्नी को भी उसका और राजा को भी जनता सब मिल करके काट दिया, है कि नहीं। मतलब गिलोटिन, इसी को कहते हैं गिलोटिन। फ्रांस में इसको क्या कहा जाता है, गिलोटिन। आए सैनिक सब, अब सैनिक सब चलेगा, जहां लाखों के संख्या में जनता है, तुम्हारा हजारों सैनिक को क्या बुझेगा, वो बुझेगा सैनिक को कुछ, तो गिलोटिन पर चढ़ा दिया, है कि नहीं। अब सोचो किसी राज्य में अगर राजा ऐसा हो तो सैनिकों तो वहां विद्रोह कर रहा होगा ना, सैनिक भी तो एक जनता ही है। तो गिलोटिन पर चढ़ा गया, जब गिलोटिन पर चढ़ा दिया यानी उसको सीधा सपाचट कर दिया। और इसी को कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति, इसी को क्या कहते हैं। और ये हुआ 1789 में। तो क्या कहा गया कि 14 जुलाई 1789 को, कब 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांस में क्रांति हुआ। और उस क्रांति के दौरान राजा को और राजा की पत्नी को, दोनों को क्या कर दिया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और इसी का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इसी का नाम क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। और कब की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति क्या है तो क्या बताएंगे, तो कहेंगे ना कि जनता जो है, फ्रांस की जनता, किसकी जनता, तो फ्रांस की जनता जब बुर्बो राजवंश से परेशान हो चुका था, व्याकुल हो चुका था, असंतोष हो चुका था, तब वहां के मतलब राजा को और उसकी पत्नी, जिस पर वो राजकोष का खजाना लुटाता था, दोनों को एक साथ जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया। और गिलोटिन पर चढ़ा दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। और ये एक पार्ट तुम्हारा हो गया। अब जब क्रांति हुआ उसके बाद आता है अगला जो है, ये तो लुई 16वां खत्म, लुई 16वां खत्म हो गया, तो इसके बाद आता है नेपोलियन। इसके बाद कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो अब चलेंगे हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, क्या कोई दिक्कत, इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद आगे हम मिटाते हैं इसको। सुनो, तो अब देखो, अब क्या देखे हम कि 1789 में, सुनो 1789 में जो है फ्रांस में क्रांति हो गया। 1789 में कब हुआ फ्रांस की क्रांति, 1789 ईस्वी को। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। अभी तुरंत हम देखें कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ ना। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद की घटना क्या क्या है, देखो। अब क्वेश्चन यहाँ से देखो, दो क्वेश्चन सबसे पहले देखो पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ। आखिर जनता ने क्रांति किया तो उसका कुछ रीजन था ना। तो पहला क्वेश्चन यही कि फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था, क्या कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। तो पहला चीज क्या देखे हम कि फ्रांसीसी क्रांति का कारण यही था कि फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश चल रहा था, और उसका जो बुर्बो राजवंश के जितने भी राजा थे, जितने भी राजा, शुरू से तो वही करते आ रहा है, सब राजा जो है जनता को सिर्फ, मतलब कहने का मतलब जनता को सिर्फ जो है करने का काम करता था। यानी कहने का 1789 जो है, जितने भी राजा थे वो निरंकुश था, जनता की बात नहीं सुनता था, जनता के हित में कोई काम नहीं करता था। और जब जनता के हित में काम नहीं करता था तो जनता क्या करेगा, जनता क्या करेगा, विद्रोह करेगा ना। तो इस कारण से विद्रोह हुआ। और विद्रोह का परिणाम क्या निकला, तो विद्रोह का परिणाम, तो सुनना आप ध्यान से, विद्रोह का परिणाम क्या निकला। तो परिणाम निकला कि जो है लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। परिणाम निकला, लुई जो है लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। और जब गिलोटिन पर चढ़ा दिया तो 1789 के बाद कुछ समय तक, कब तक, तो जब तक नेपोलियन नहीं आया। और नेपोलियन गद्दी पर है 1804 में। कब आया नेपोलियन, 1804 में। तो इस बीच में क्या हुआ, तो 1789 से 1804 में फ्रांस में कोई राजा नहीं था। कब से कब तक, तो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ और 1789 से 1804 के बीच में कोई राजा नहीं था वहां का। तो वहां पर राजा कौन था, तो प्रजातांत्रिक शासन चलता था।
यानी ई बीच में जो है कब से कब तक में, तो 1789 से लेकर के कब तक का, तो जब तक नेपोलियन नहीं आया। नेपोलियन आता है कब? 1804 में, याद रखना। कब आता है? 1804 ईस्वी में। तो 1789 से लेकर 1804 के बीच में प्रजातांत्रिक शासन था वहां पर। कैसा शासन? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक समझ रहा है ना? प्रजातांत्रिक कह दो या लोकतांत्रिक कह दो, है कि नहीं? प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन था। यानी यहाँ कोई राजा नहीं था इस बीच में। इस समय में जो है, इस समय में फ्रांस में कोई राजा नहीं था। इस समय फ्रांस का कोई राजा नहीं था। तो कौन था राजा यहाँ का? तो शासन किसके हाथ में था? शासन यहाँ के जनता के हाथ में था। और याद करो, प्रजातांत्रिक कहते हैं जब किसी भी देश में जो है लोगों का शासन हो जाता है तो प्रजातांत्रिक शासन होता है। क्या होता है? वो प्रजातांत्रिक शासन होता है। तो तुम देख लिया कि 1789 से 1804 के बीच में कोई नहीं था। लेकिन उसके जस्ट बाद 1804 में विराजमान हो जाता है नेपोलियन। कौन सा युग आ जाता है? तो अब पढ़ेंगे हम नेपोलियन। तो यहाँ से देखो, अगला हेडिंग है तुम्हारा नेपोलियन युग। क्या हेडिंग? नेपोलियन युग। ध्यान से समझना। अब नेपोलियन के साथ क्या क्या, नेपोलियन क्या क्या काम किया यहाँ पर। तो अगला शुरू होता है नेपोलियन युग। अब कब से शुरू होगा नेपोलियन युग? कब से शुरू हुआ? तो 1804 में नेपोलियन राजा बना। और जब 1804 में बना तो 1815 तक राजा रहा। कब तक रहा? तो आखिर 1815 में क्या हुआ कि इसको राजा का गद्दी छोड़ना पड़ा, है कि नहीं? तो ये जानेंगे हम। 17 कब आया नेपोलियन? 1804 में। और कब तक रहा? 1815। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेपोलियन था कौन। तो याद रखना, नेपोलियन का जो जन्म है, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। यानी जिस दिन हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी डेट में इसका जन्म हुआ। कब? 15 अगस्त 1769 में इसका जन्म होता है। कब होता है इसका जन्म? 15 अगस्त 1769 में जन्म होता है। और इसका मृत्यु जो है, याद रख, तो जन्म कब हुआ इसका? याद रखना, 15 अगस्त। तो नेपोलियन का जन्म हुआ जो है, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में जन्म हुआ। और 5 मई 1821 ईस्वी में जो है नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। तो जबकि शासन देखो 1815 तक ही है। आखिर ये बीच में क्या हुआ? याद रखना, सबसे पहला बात पूछेगा, नेपोलियन था क्या? नेपोलियन कौन था? पहला सवाल यही है। तो याद रखना, नेपोलियन जो है एक योग्य सेनापति था। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन एक योग्य सेनापति। सेनापति समझता है? जो सेना को लीड करता है। तो नेपोलियन एक योग्य सेनापति था। और योग्य सेनापति इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके पास जो है सेनापति था, इसके पास जो भाषण देने का जो कला था, लोगों को अट्रैक्ट करने का जो कला था, ये इसके पास था। मतलब कहीं पर अगर भाषण देता था ना, लोग अपने आप जमा हो जाता था। जैसे एक नेता में होता है ना गुण कि अगर भाषण देता है तो नेता मतलब लोग सब अपने जमा हो जाता है। इसके पास भाषा देने का अद्भुत शैली था, लोगों को अट्रैक्ट करने का। वही होना चाहिए पॉलिटिक्स में, है कि नहीं? तो नेपोलियन का एक योग्य सेनापति था। चलो, नेपोलियन जो है फ्रांस का एक योग्य सेनापति था। और योग्य सेनापति इसलिए कहा जाए कि ये 24 साल की एज में सेनापति बन चुका था। कितने साल की एज में? यह मात्र जो है, यह याद रखना, यह मात्र 24 साल की एज में। कितने साल की एज में? मात्र 24 वर्ष की एज में, 24 वर्ष के उम्र में ही क्या बन गया था? सेनापति बन गया था। कौन बन गया था? सेनापति बना। कितने साल की एज में? मात्र 24 साल की एज में। और चूंकि सेना को ये लीड करता था, किसको लीड करता था? सेना को। इसके पास अद्भुत क्षमता था, है कि नहीं? मतलब लोगों को जो है, लोगों को भाषण से प्रेरित करने का। और वही सब लोग ना जो है आगे चल के, अब उन्होंने देखा, देखो नेपोलियन में तो अद्भुत गुण था ही लोगों को अट्रैक्ट करने का। उन्होंने देखा कि फ्रांस की गद्दी पर तो अभी कोई नहीं है, तो मौका यही है। और उन्होंने अपना और काम बढ़ा दिया, मतलब और मेहनत बढ़ा दिया राजा बनने का। और होता भी वही है। और अंतिम में जा करके कब वो राजा बनता है? तो 1804 ईस्वी में। याद रखना, नेपोलियन जो है, नेपोलियन तो वो जो है, चूंकि उसमें शैली तो था राजा बनने का, भाषण देने का अच्छा था। तो नेपोलियन जो है 18 जून 1804 ईस्वी को, 1804 ईस्वी को फ्रांस में क्या करता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था समझ रहा है ना? लोकतांत्रिक व्यवस्था किसको कहें? जनता का शासन।
लोकतांत्रिक व्यवस्था किसको कहें? जनता का शासन। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन यहाँ जो जनता का शासन है। तो नेपोलियन ने क्या किया? कई तारीख को? कितना? 18 जून 1840 को। ठीक है। तो नेपोलियन जो है 1804 ईस्वी को क्या बना? फ्रांस का, फ्रांस में क्या किया? फ्रांस में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर दिया। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो था, लोकतांत्रिक व्यवस्था वो खत्म कर दिया। कौन सा व्यवस्था? लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त कर दिया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त करके वहाँ जो है फिर से राजतंत्र ला दिया। क्या ला दिया? वहाँ राजतंत्र लाया। क्या लाया? राजतंत्र लाया। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन। यानी वो 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन जो 1804 ईस्वी में वहाँ का राजा बन चुका था। कहाँ का राजा? तो फ्रांस का राजा। और जब वो राजा बना तो कुछ नियम कानून बनाएगा ना। तो 1804 ईस्वी में ही वो राजा भी बना और 1804 में एक नियम बनाया जिसको हम कहते हैं नेपोलियन संहिता। क्या कहते हैं? और नेपोलियन संहिता लागू किया। तो कब लागू किया बताओ? तो 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है, नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, फ्रांस का राजा बना। और वो जो है राजा बनने के बाद वहाँ पर एक नियम जो है लाया, है कि नहीं? मतलब कि वहाँ जैसे देखो भारत में ही, भारत में मान लो कि चूँकि अगर मान लो कि कोई भी शासन करता है तो उसके लिए भारत में संविधान है और उसी के अनुसार होता है ना शासन। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तो वैसे ही 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा बना। और जब राजा बना तो वहाँ पर उन्होंने 1804 ईस्वी में ही, कब? तो 1804 ईस्वी में ही वहाँ पर एक नेपोलियन संहिता लागू किया। कब? 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया। क्या लागू किया? नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता लागू किया। समझा कि नहीं? तो कब किया? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा भी बना और 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता भी लागू किया। अब नेपोलियन संहिता है क्या? तो नेपोलियन संहिता जो है ये एक किताब का नाम है, एक दस्तावेज है जिसमें कुछ नियम था, है कि नहीं? अब कहीं भी कोई भी जनता को कुछ नियम मतलब कुछ अच्छा वहाँ पर फैसिलिटी लाएगा तभी ना राजा मतलब राजा बनने योग्य होगा। तो वो कुछ जो है लोगों को बढ़िया काम करके एक लिस्ट तैयार कर दिया और उसी का नाम है नेपोलियन संहिता। क्या कोई दिक्कत इसमें? जब यहाँ देखो ये जब अच्छा काम कर रहा था नेपोलियन, तो बगल वाले जो देश हैं, चूँकि नेपोलियन को तो ये लग गया कि फ्रांस का, चूँकि फ्रांस का लगभग वो जो है पूरा फ्रांस में जितने भी देश इधर उधर था छिटका हुआ उस सबको एक साथ बना दिया और एक साथ मिला करके फ्रांस ने जो है मतलब फ्रांस का एक नया मानचित्र तैयार कर दिया। तो कहा भी जाता है कि नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरा फ्रांस का मानचित्र बदल के रख दिया, है कि नहीं? फ्रांस में अच्छा खासा काम किया और अच्छा खासा काम किया तो वहाँ अब उसको तो ये हो गया कि हम फ्रांस का तो राजा है ही, फ्रांस में अच्छा काम कर ही रहे हैं, अब धीरे धीरे क्यों ना दूसरे देश पर भी हम अपना जो है अब दूसरे देश में भी अपना जो है शासन लागू करें। तो अब इसको लोभ हुआ तो ये दूसरे देश में आक्रमण करने का सोचा। लेकिन बगल वाला जो देश सब था, जैसे वहाँ का देश का एक ऑस्ट्रिया में चांसलर हुआ करता था, है कि नहीं? ऑस्ट्रिया में चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर पूछा भी जाता है क्वेश्चन। और ऑस्ट्रिया का चांसलर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। तो उन्होंने क्या किया? प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि कैसे इसको जो है नेपोलियन को हटाया जाए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा समय तक रह गया तो पूरा यूरोप पर शासन करने लगेगा। कहाँ पर? पूरा यूरोप पर। तो मेटरनिक ने जो है कुछ नियम मतलब जो है कई सारे देश को मिला करके, है कि नहीं, मीटिंग किया। और मीटिंग किसके लिए किया था? नेपोलियन को हराने के लिए, नेपोलियन को मारने के लिए। और नेपोलियन को जो है हराने के लिए चूँकि सब देश एक साथ हो गया, फ्रांस अकेला पड़ गया और बाकी जो 4 गो देश था, है कि नहीं, 4 गो देश एक साथ हो गया। और एक साथ हो करके किसको? नेपोलियन को। तो नेपोलियन को हराना और नेपोलियन के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया, जिसमें नेपोलियन युद्ध में हार जाता है। और जब युद्ध में हार जाता है तो ये जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसको पकड़ के एक ऐसा जगह पर रख देता है जहाँ से उसका लौटना मतलब मुमकिन ही नहीं था। उसको सेंट हेलेना नामक टापू पर कैद कर देता है। किस टापू पर? सेंट हेलेना टापू पर। और वो टापू था समुद्र के बीच में, वहाँ से वो अगर चाहे के भी वो वापस कभी नहीं आ पाएगा। और वहीं पर रख दिया और वहाँ पर अच्छा खाना बनाना नहीं देता था, जिसके कारण उसको जो है बीमार मतलब उसी टापू पर रहने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। कब? तो यही 5 मई 1821 को इसका मृत्यु हो जाता है। समझा कि नहीं? तो हम मेटरनिक ये इसका नेपोलियन का
तो अगला घटना हम वही पढ़ेंगे कि मृत्यु कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो।